नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को शिलांग में उत्तर पूर्व के 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बता दें कि शाह यहां 2 दिवसीय दौरे पर आने वाले हैं। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। तो यहां अधिकारी ने यह बताया कि इस दौरान अमित शाह को मेघालय में कुछ आधिकारिक काम है। उत्तर पूर्वी राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम आते हैं। और उल्लेखनीय इस मामले में यह है कि असम के इस समय कई कारणों में अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवाद चल रहे हैं। बैठक में इस मुद्दे पर विचार विमर्श किया जा सकता है। और वहीं यूपी की बात कर रहे थे। यूपी के देवरिया में मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन को लेकर कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। और यहाँ यूपी के सीएम आपको बता दें कि एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। आपको ये बता दें कि एक के बाद वो लगातार प्रदेश का दौरा करते हुए नजर आ रहे हैं। और इस सिलसिले में वो आज देवरिया जा रहे हैं। वहां 207 करोड़ की लागत से बन रहे देवरहा बाबा स्वायत्त शासी मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करेंगे। यह मेडिकल कॉलेज कुल 540 बेड का होगा। बता दें 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से देवरिया समेत प्रदेश के कई नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। यहाँ जो सीएम योगी का देवरिया दौरा है। और आपको ये बता दें कि निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज का आज निरीक्षण करने वाले हैं। और यहाँ जिस तरीके से आगामी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर भी कवायद अब तेज होती नजर आ रही है। जो तैयारियां हैं वो पूरी की जा रही हैं। और फिलहाल आपको ये बता दें कि योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। लगातार दौरे कर रहे हैं, जिलों का हो या फिर कॉलेज का हो, कई तमाम चीजों का लोकार्पण भी करते हुए दिखाई देते हैं। और ऐसे में आज उनका देवरिया दौरा है। आपको बता दें कि आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ का देवरिया दौरा है। और आज वो मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने वाले हैं। आपको बताते चले कि 30 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी सिद्धार्थनगर से देवरिया समेत प्रदेश के कई नए मेडिकल कॉलेज का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। उत्तर प्रदेश से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाई जा रही है कि आगामी विधानसभा से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। और यहाँ एक के बाद वो लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। और हालात अगर पहले की बात करें तो जिस तरीके से कोविड की स्थिति काफ़ी ज़्यादा भयावह हो गई थी, लोगों के मन में कोरोना को लेकर डर बैठ गया था। और उसी को लेकर भी जो स्थिति सही करनी थी वो योगी आदित्यनाथ ने जिलों का दौरा किया और टीम 11 के साथ बैठक करते हुए टीम 9 का गठन किया। और यहाँ आज वो फिर से देवरिया का दौरा करने वाले हैं और आज मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण करने वाले हैं। आपको बता दें कि जो तैयारियां हैं वो पूरी कर ली गई हैं। तो यहाँ जो देवरिया का जो दौरा है वो काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि 30 जुलाई को पीएम मोदी कॉलेज का लोकार्पण भी करेंगे। और यहाँ आपको ये बता दें कि जो छात्रों का इंतजार है अब खत्म होता नजर आ रहा है। CISCE ने ICS और ICSE का परिणाम जारी करने की जो तिथि है और वो समय और तिथि जारी कर दी है। आपको ये बता दें कि कक्षा 10वीं और 12वीं दोनों के परिणाम आज घोषित किए जाएंगे। और इस साल ICSE और ISC परीक्षा के लिए जिन विद्यार्थियों ने रजिस्ट्रेशन किया था वो दोपहर 3 बजे CISCE की आधिकारिक वेबसाइट CISCE.original पर जाकर अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। तो यहाँ विद्यार्थियों को रिजल्ट को लेकर कहा गया है कि 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के परिणाम आज दोपहर 3 बजे घोषित कर दिए जाएंगे। और यहाँ आपको ये बता दें कि जो मान्यता प्राप्त स्कूल हैं उनको सूचित किया गया कि ICSE और ISC के परिणाम परिषद की वेबसाइट पर और SMS के माध्यम से उपलब्ध होंगे। स्कूलों के लिए टेबुलेशन रिजल्ट जो रजिस्टर्ड हैं वो करियर पोर्टल से उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपको बता दें कि आज जो CISCE बोर्ड का रिजल्ट आएगा और जिस तरीके से छात्र इंतजार कर रहे थे रिजल्ट का और परीक्षा जो परिणाम का जो इंतजार है वो अब खत्म होता नजर आ रहा है। आपको बता दें कि 3 बजे आज छात्रों का परिणाम घोषित किया जाएगा। तो यहाँ
आपको ये भी बता दें कि वो आधिकारिक जो वेबसाइट है उस पर रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने पीएम मोदी से बाढ़ की स्थिति का जायजा लेने के लिए बातचीत की। आपको बता दें कि सीएम ने बताया कि केंद्र ने उन्हें बातचीत कर पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की, उन्हें लगातार बारिश के कारण राज्यों में हुए व्यापक नुकसान के बारे में जानकारी दी है। प्रमोद सावंत ने घटना को लेकर ट्वीट करते हुए कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लगातार बारिश के कारण गोवा में मौजूदा बाढ़ की स्थिति में लोगों की सुरक्षा और कल्याण के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया। पीएम ने राज्यों को पूर्ण समर्थन और सहायता का आश्वासन दिया है। यहां सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी लगातार बारिश के कारण गोवा में बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने बात की और राज्य में व्यापक नुकसान के बारे में जानकारी दी गई। आपको ये भी बता दें कि गृह मंत्री ने राहत गतिविधियों को यहां चलाने के लिए सभी आवश्यक सहायता का आश्वासन दिया है। और वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में ड्रोन हमलों का खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और यहां जम्मू डिवीजन में ड्रोन देखे गए और शुक्रवार को जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 3 बार ड्रोन दिखे और इनमें से पहले वाला जो ड्रोन है वो सुबह सुरक्षा बलों ने गिरा दिया। इसके बाद आज की बात करें तो आज भी LOC के पास पूंछ सेक्टर में PIA लिखा हुआ एक बैलून भी मिला है और इस पर पाकिस्तान का झंडा भी बना हुआ है। आपको ये बता दें कि सुरक्षा बलों की तरफ से बताया ये जा रहा है कि जम्मू डिवीजन में शुक्रवार शाम को 2 ड्रोन देखे गए। पहला संदिग्ध ड्रोन जम्मू के कालूचक इलाके में दिखा और फिर जो दूसरा ड्रोन है वो कठुआ में दिखा। फिलहाल पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शुक्रवार सुबह जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक ड्रोन को मार गिराया था। ड्रोन में IED बंधे थे जिसका जो वजन है वो 5 किलो था। कब्जे में आए ड्रोन के साथ ये विस्फोटक भी मिला और ये ड्रोन अखनूर इलाके में देखा गया, जिसके देखते ही जम्मू कश्मीर पुलिस एक्शन मोड में आ गई और AK-47 से निकली गोली ने ड्रोन को जमीन पर ला दिया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 1991 के ऐतिहासिक बजट के 30 साल पूरा होने के मौके पर शुक्रवार को कहा कि कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए हालात के मद्देनजर आगे का रास्ता उस वक्त की तुलना में ज्यादा चुनौतीपूर्ण है और ऐसे में एक राष्ट्र के तौर पर भारत को अपनी प्राथमिकताओं को फिर से निर्धारित करना होगा। मनमोहन सिंह 1991 में नरसिंह राव की अगुवाई में बनी सरकार में वित्त मंत्री थे। बता दें कि 24 जुलाई 1991 को अपना पहला बजट उन्होंने पेश किया था। इस बजट को देश में आर्थिक उदारीकरण की बुनियाद माना जाता है। उन्होंने इस बजट को पेश किए जाने के 30 साल पूरे होने के मौके पर कहा कि 1991 में 30 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने भारत की अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण सुधारों की शुरुआत की थी और देश की आर्थिक नीति के लिए एक नया मार्ग प्रशस्त किया था और यहाँ पिछले 3 दशकों के दौरान विभिन्न सरकारों ने इस मार्ग का अनुसरण किया था और देश की जो अर्थव्यवस्था है 3000 अरब डॉलर की हो गई है और यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। और यहाँ लेंगे छोटे से ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद आप का स्वागत है। फतेहाबाद की बात कर लेते हैं। फतेहाबाद में बारिश परेशानी का सबब बनती जा रही है और यहाँ बारिश के कारण लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि शहर की जो सड़कें हैं वो तालाब में परिवर्तित हो गई हैं। वहीं जल भराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि इस बारिश के कारण फसलों को सीधा फायदा पहुँचेगा, लेकिन रोज़ाना दफ्तर जाने वाले लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि मानसून को लेकर फतेहाबाद प्रशासन की कोई तैयारियां ना होने के चलते कई इलाके जलमग्न हुए हैं। मुख्य बाजार जवाहर चौक की सड़कों में पानी भर गया है। इलाके देख सकते हैं आप, ये जवाहर चौक की तस्वीरें आप तक पहुंचाई जा रही हैं। फतेहाबाद के जवाहर चौक की तस्वीरें हैं जहां इसके चलते दुकानदारों को भी काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ शहर में बाढ़ जैसे हालात दिखाई दे रहे हैं। बारिश को लेकर साहब शहर में तो स्थिति बहुत तनावपूर्ण हो रही है। सारे सीवर है, गलियां हैं, दुकानदार है, सारे नुकसान घरों है सारा। गांव में तो अच्छा माहौल है, फसलों के लिए अच्छा, हमारे के लिए खूब सुनी है किसानों की।
नुकसान शहर में ज़्यादा है बारिश के, सीवरेज सारे ठप हो गए हैं। और शहर में पानी कितना है? सब शहर में तो पूछो ना, बुरा हाल है सब शहर में, बाढ़ जैसे हालत हो रही है। और उधर महाराष्ट्र में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने कहर मचा दिया और लगातार बारिश हो रही है और भारी बारिश राज्य के लोगों पर मुसीबत बनकर टूटी है। इसके चलते पिछले 2 दिनों में 129 लोगों को जान गंवानी पड़ी और पिछले 24 घंटे की बात करें तो रायगढ़, रत्नागिरी और सतारा में हुई इन घटनाओं में कई लोग अब भी मलबे में दबे हैं। बाढ़ग्रस्त इलाकों में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के अलावा नौसेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। और बारिश से प्रभावित पुणे में पिछले दिनों में 84,452 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ की टीम युद्ध स्तर पर राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। बता दें आपको ये भी कि यहाँ कोल्हापुर में एनडीआरएफ की टीम ने लोगों को खाना भी वितरित किया है। हरियाणा के रोहतक की बात कर लेते हैं। किसानों के मसीहा दीन बंधु चौधरी छोटू राम के पैतृक गांव सांपला में पहली बार आर्मी की टीम की भागीदारी के साथ हम सबकी आज़ादी के नायक बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आजाद कारगिल विजय दिवस के अवसर पर बहुत बड़ा रक्तदान शिविर लगाया गया, जिसमें रक्तकोष के लिए आर्मी ब्लड सेंटर की टीम बुलाई गई। वहीं सांपला की पर्यावरण मित्र मंडली द्वारा सभी रक्तदाताओं को एक पौधा दिया गया। साथ ही लोगों से निवेदन किया गया कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे लगाएं और रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। है हर इंसान ने, जिसकी भी उम्र 18 से 60 साल तक है, उसने अपने हर तीसरे महीने रक्तदान करना चाहिए। इस रक्तदान से, हमारे देने से किसी की जान बच सकती है। सबसे ज़्यादा अपने खुद का होता है, तो हम हर तीसरे महीने रक्तदान कर रहा हूँ। मेरी उम्र 52-53 साल की होगी और सम्मन में 12 रक्तदान किए, सम्मन 12 मैंने रक्तदान किया चुका हूँ। आपको कहाँ से प्रेरणा मिली? रक्तदान की ये शुरू से हमारी माता जी से हुई। उन्होंने अपना शरीर दान किया हुआ है। उन्होंने ये थी मैं मेरे मरने के बाद मेरा शरीर दान करना है, तो मैंने उनकी इतनी अच्छी बात लगी, हमने पूरे परिवार ने ही शरीर दान किया हुआ है। उत्तर भारत में सबसे बड़ा परिवार है जो रक्त। और वहीं छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना महामारी के दौरान अब तक 6000 बच्चों के अनाथ या निराश्रित होने की जानकारी एकत्र हो चुकी है। और आपको ये बता दें कि बच्चों के लिए राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ महतारी दुलारी योजना 2021 की शुरुआत की है और इसके तहत प्रदेश भर के 171 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में 337 बच्चों का दाखिला हो गया है। रायपुर में 54 बच्चों की एडमिशन हुए हैं और बाकी अन्य बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ रहे हैं वहीं पढ़ेंगे और उनकी फीस राज्य सरकार देगी। रायपुर में 709 ऐसे बच्चों की जानकारी राज्य सरकार को भेजी गई है जो निजी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। यहाँ आपको ये बता दें कि रायपुर के जिला शिक्षा अधिकारी एन बंजारा ने बताया कि निराश्रित बच्चों की जानकारी एकत्रित हो चुकी है और सभी की पढ़ाई को सुनिश्चित किया जा रहा है। बता दें कि कोरोना महामारी से अपने माता पिता या अभिभावकों को जो बच्चे खो चुके हैं उन्हें निजी स्कूलों में पढ़ाया जाएगा और उनकी पढ़ाई का जो खर्च है वो छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। इस घोषणा के बाद इन बच्चों को पढ़ाई में सही दिशा मिलेगी। आपको बता दें कि कोरोना से अनाथ हुए 337 बच्चों को अब दाखिला मिलेगा। सरकार की तरफ से इन बच्चों को राहत दी गई है क्योंकि जिन्होंने अपने माता पिता को खो दिया है उन्हें अब ये सुविधा प्रदान की जाएगी। तो यहाँ आपको ये बता दें कि इन बच्चों का पूरा खर्च भूपेश सरकार उठाएगी। सरकार के संरक्षण में आगे की पढ़ाई करवाई जाएगी इन बच्चों को। बच्चों की जो देखरेख है, बच्चों का जो खर्चा है वो सब सरकार उठाएगी। छत्तीसगढ़ की सरकार इन बच्चों का सारा खर्चा उठाएगी। तो आपको बता दें कि 337 बच्चों को दाखिला मिला है और जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं उनका पूरा खर्च छत्तीसगढ़ सरकार उठाएगी। स्वामी आत्मानंद स्कूल में बच्चों को दाखिला दिलाया गया है। तो यहाँ आपको ये बता दें कि यहाँ सरकार जिस तरीके से बच्चों की देखभाल करेगी और सारा खर्चा उठाएगी। और यहाँ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे।
ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। चलिए आगे बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं। मध्य प्रदेश के रीवा के राजविलास होटल में मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और रीवा महाराज सिंह ने प्रेस वार्ता कर बताया कि जिस समय विंध्य प्रदेश का निर्माण हुआ उस समय बघेलखंड और बुंदेलखंड दोनों ही विंध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण अंग थे। रीवा के अंतिम महाराज मार्तंड सिंह जुदेव उनके राज प्रमुख, उस वजह से उन्होंने विंध्य प्रदेश का एक और अंग मानते हुए धुबेला म्यूजियम छतरपुर को बघेल वंश से संबंधित महत्वपूर्ण व बेशकीमती सामानों को उपलब्ध करवाया था, ताकि संपूर्ण विंध्य की झलक तत्कालीन इकलौते संग्रहालय में हो। मध्य प्रदेश एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। बुंदेलखंड व बघेलखंड दोनों ही इसके अभिन्न अंग है और बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण उनका योगदान भी है। जो संग्रहालय है, म्यूज़ियम है, वो ज़िला छतरपुर में धुबेला नाम से है और रीवा रियासत की सर्वाधिक जो चीज़ें हैं बेशकीमती वो धुबेला में है। ये तब गई जब विंध्य प्रदेश था और राज प्रमुख स्वर्गीय महाराज मार्तंड सिंह जी हमारे पूज्य पिता थे। कभी इस दृष्टि से कहीं नहीं देखा गया कि हमने यहाँ की चीज़ छतरपुर में दी या बुंदेलखंड में दी या क्या करा क्या नहीं करा, सम दृष्टि से देखते हुए ये स्थापना करी गई। लेकिन हाल में जो बातें उठकर आ रही हैं और कई समाचार पत्रों में भी इसका उद्धरण हो रहा है कि धुबेला म्यूज़ियम की स्थिति बहुत ख़राब है। रखरखाव में बेशकीमती जो कैनवास की पेंटिंग्स हैं रीवा की, और भी जो चित्रण हैं और भी जो अभिलेख हैं, बहुत सारी चीज़ें वहाँ वो नष्ट हो रहे हैं केवल देख रेख की अभाव में। मेरी ये मांग है कि धुबेला में जो भी रीवा की चीज़ें हैं, चाहे वो पेंटिंग्स हों, चाहे वो आर्म्स एंड एम्यूनिशंस हों, कोई भी चीज़ हो, वो अगर वहाँ सुरक्षित नहीं रखी जा सकती हैं तो कृपा करके। और उधर भोपाल की बात कर लेते हैं। भोपाल में हवलदार पर हमले के बाद भोपाल पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। शुक्रवार को पुलिसकर्मी विजय यादव की पीठ पर चाकू से वार करने वाले आरोपियों की दुकानें हटाने की कार्रवाई की गई। आरोपियों के दुकान के पास अतिक्रमण कर बनाई गई दुकानें भी हटाई गई और यहां शुक्रवार सुबह करीब 11 बजे दलबल के साथ पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने नगर निगम के साथ मिलकर ये कार्रवाई की। दुकानदारों के साथ ही उनके घरों पर भी कार्रवाई शुरू कर दी गई और यहाँ सभी के आपको बता दें कि सभी के घरों से सामान निकालकर जब्त कर ली गई और यहां हवलदार पर हमले के मामले में पुलिस ने 6 में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कोहे फिजा पुलिस थाने के टीआईए अनिल ने बताया कि यहां इस मामले में कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और यहां हुक्का फ्लेवर और केएमसी टी स्टॉल को हटा दिया गया है। देर रात कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स नशे की हालत में हमीदिया के अंदर गदर कर रहे थे। पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस के 2 जवान उस पर गए हुए थे, तो उनके द्वारा पुलिस पर हमला बोल दिया गया, जिसमें से एक कांस्टेबल विजय बहादुर यादव को काफ़ी गंभीर चोटें आई हुई हैं, जिसमें से प्राथमिकी दर्ज की गई है अपराध धारा सदा 353, 307 और कुछ लोगों को पुलिस रक्षा में लिया गया है। कुछ एक आदमी यहाँ पर भी संलिप्त था जिसकी यहाँ पर गुमटी थी जो इनलीगल थी, नगर निगम के द्वारा उसको हटाया गया है। पूर्व में भी 1 साल पहले यहाँ पे हवाई फायर हुआ था, उस पर भी प्राथमिकी दर्ज है। तो ऐसा देखने में आया तो कुछ असामाजिक तत्व बदमाश टाइप के लोगों की बैठक है यहाँ पे और कुछ लोगों के द्वारा इनलीगल तरीके से यहाँ पे इंक्रोचमेंट कर लिया गया है, इसलिए कार्रवाई की जा रही है। और मध्य प्रदेश पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों की संगठनों के संयुक्त मोर्चे के आह्वान के बाद मध्य प्रदेश की सभी 23,000 ग्राम पंचायतों और 312 जनपद पंचायतों के अधिकारी और कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अब यहाँ आपको ये बता दें कि यहाँ पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा ने कलम बंद और कार्यालय बंद का आह्वान किया है, जिसके तहत 17 संगठनों के संयुक्त मोर्चे पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की ओर से हड़ताल पर जा चुके हैं। आपको ये बता दें कि हड़ताल की जा रही है और यहाँ विकास विभाग संयुक्त मोर्चा संगठन ने ज्ञापन में उल्लेख किया कि 52,000 गांव और 312 जनपद और जिलों में 17 घटक संगठनों के अधिकारियों कर्मचारियों की महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण जल्द ही नहीं किया गया तो यहाँ ऐसा ही आंदोलन दोबारा कर दिया जाएगा और यहाँ आंदोलन लगातार जारी रहेगा। तो यहाँ आपको ये बता दें कि इसकी जो संपूर्ण जिम्मेदारी है वो शासन की होगी।
सबसे पहले तो मैं ये बोलूँगी कि पूरे मंडला जिले में लगभग 300 महिला साथी हैं हमारी जो संविदा कर्मचारी के पद में पदस्थ हैं और अलग अलग योजनाओं के तहत वो कार्यरत हैं। और चूँकि मैं मध्य प्रदेश डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जिलाध्यक्ष हूँ और आप जब देख रहे होंगे कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की जो बहुत सारी योजनाएं हैं जो बहुत ज़्यादा ग्रास रूट पे मतलब फील्ड स्तर पे काम किया जाता है। आपने देखा होगा कि महिला स्व सहायता समूहों का साथ में इस कोरोना महामारी के दौरान उनको वित्तीय व्यवस्थाओं से उनको सहयोग देना ताकि उनकी आर्थिक स्थितियां गड़बड़ाएं ना, उस पर भी पूरी टीम ने भरसक प्रयास किया है और काम जारी रहा है। और इसी तरीके से पूरी टीम लगातार इतने वर्षों से काम कर रही है। आज आजीविका मिशन को संचालित हुए 10 से 12 साल हो गए हैं, 13 साल हो रहे हैं, लेकिन आज तक हमारी मांगों को किसी भी तरीके से ध्यान नहीं दिया जा रहा। लगातार हमारे द्वारा ऐसे प्रदर्शन किए जा रहे हैं लेकिन हमारी बातों को बहुत हल्के तौर पर लिया जा रहा है। क्योंकि संयुक्त मोर्चा का गठन होने के उपरांत पंचायत स्तर से रोजगार सहायक संघ से लगा के पूरे जिला स्तर तक के सारे अधिकारी कर्मचारी सारे लोग हड़ताल पे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।